Okay, so today we are beginning with the dark reaction. Dark reaction may actually what is happening is the synthesis of glucose. So for the synthesis of glucose, CO2 and water का splitting हो रहा है into oxygen and H plus, and this H plus is getting fixed up with CO2, जिसकी वजह से सी ओ एंड एच ग्लूकोज के सिंथेसाइज हो रहे हैं. ग्लूकोज है C6H12O6. तो CO2 के अंदर हाइड्रोजन को चिपकाया जा रहा है बेसिकली, जिसकी वजह से आपका जो है ग्लूकोज की सिंथेसिस हो रही है एंड न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस. न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है हमेशा, एंड दैट एनर्जी वी हैव ऑलरेडी जनरेटेड इन द लाइट रिएक्शन. लाइट रिएक्शन आपका हो रहा था थाइलाकॉइड्स के अंदर. साथ ही साथ एटीपी, ओनली एटीपी वाज गेटिंग सिंथेसाइज्ड इनसाइड द स्ट्रोमा लैमेले आल्सो. सो साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बोथ आर अकरिंग आइदर इनसाइड द थाइलाकॉइड और इनसाइड द स्ट्रोमा लैमेले. ठीक है, एंड दे आर प्रोड्यूसिंग द एनर्जी इक्विवेलेंट्स जो कि अब यूज्ड अप होंगे ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन. नाउ डार्क रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द स्ट्रोमा, सो साइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. एटीपी फॉस्फोराइलेशन कहाँ पे हो रहा है, NADPH कहाँ सिंथेसाइज हो रहा है, और आपका ग्लूकोज कहाँ सिंथेसाइज हो रहा है. ग्लूकोज इज गेटिंग सिंथेसाइज इनसाइड द स्ट्रोमा. सो डार्क रिएक्शन को डार्क क्यों बोला गया है, क्योंकि लाइट रिएक्शन तो हमेशा सनलाइट की प्रेजेंस में ही होगा, लेकिन डार्क रिएक्शन जो है आपका, इट इज़ नॉट डिपेंडेंट अपॉन द लाइट. लाइट एब्सेंट होगी तो भी आपका रात को भी आपका डार्क रिएक्शन हो सकता है. अगर आपने थाउजेंड्स ऑफ एटीपी जनरेट कर रखे हैं तो आपका CO2 धीरे धीरे, आपका जो ग्लूकोज है धीरे धीरे बन रहा है, तो रात को भी आपने तो एटीपी सिंथेसाइज कर लिए ना, तो रात को आपका glucose synthesis will continue. So it is not, glucose synthesis is not dependent upon the presence of light. That is why it is called as dark reaction. Simple आपका जो reasoning आएगा, why is it called as dark reaction? Because synthesis of glucose is taking place and it is not dependent upon the light. It is not dependent upon the light directly. It dependent upon the light indirectly. Indirectly क्यों? Because it is requiring energy equivalents, energy molecules required hai, and those energy molecules, they are dependent upon the light because they are getting synthesized during the light reactions. So directly जो है आपका synthesis of glucose is not directly dependent upon the light, so it is called as dark reaction. Then second, it is also called as C3 cycle. C3 cycle because कि एक साइक्लिक मैनर के अंदर आपका जो है ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है आपका सिंथेसाइज हो रहा है, एंड साइकिल इसलिए बोला जा रहा है उसको, और C3 इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जो फर्स्ट कंपाउंड है इस साइकिल का, दैट इज अ 3 कार्बन कंपाउंड, एंड दैट कंपाउंड इज PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या फॉस्फोग्लिसरेट. ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बायोसिंथेटिक पाथवे क्योंकि यहाँ पे सिंथेसिस हो रहा है, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेल्विन कैल्विन साइकिल. सो कैल्विन साइकिल और C3 साइकिल को लेके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं. दे यूजुअली प्रेफर कैल्विन साइकिल जिससे बच्चा कंफ्यूज हो जाए. तो C3 साइकिल को डिस्कवर किया था मेल्विन कैल्विन ने, 2 साइंटिस्ट थे ये. ठीक है, और इसीलिए इसको बोला जाता है मेल्विन कैल्विन साइकिल. नाउ इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लैकमैन्स रिएक्शन क्योंकि इसके रिएक्शंस जो है ब्लैकमैन ने डिस्कवर किए थे. C3 साइकिल के 3 मेन जो है आपके स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट इज कार्बोक्सिलेशन जिसमें CO2 को चिपकाया जाता है एक मॉलिक्यूल के साथ. ठीक है, जिस मॉलिक्यूल के अंदर आपका CO2 को चिपकाया जाता है उसको बोला जाता है प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2. जैसे जो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले एक्सेप्ट करेगा उसे कहते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ऐसे ही जो CO2 को एक्सेप्ट करेगा सबसे पहले उससे बोला जाएगा प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर और प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल. देन रिडक्शन विल occur and then regeneration of RUBP. So regeneration of RUBP, why? Because we are starting with the RUBP. RUBP is ribulose bisphosphate. It is a 5 carbon compound. Now हर जो CO2 मॉलिक्यूल होता है, एक CO2 मॉलिक्यूल एक C3 साइकिल में एंटर करता है. ठीक है, एंड फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज हाउ मेनी कार्बन्स आर रिक्वायर्ड? 6 कार्बन्स. दैट मीन्स एक
CO2 नहीं, 6 CO2 चाहिए, और एक CO2 एक C3 में एंटर करेगा, तो कितने C3 साइकिल्स चाहिए होंगे हमें? 6 C3 साइकिल्स हमें चाहिए होंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको 3 साइकिल्स को एक ही बारी में शो कर रही हूँ, 3 CO2 मॉलिक्यूल्स ले रही हूँ, दैट मीन्स आई एम शोइंग यू 3 साइकिल्स ऑफ दिस डार्क रिएक्शन। ठीक है, टोटल हमें 6 साइकिल्स चाहिए होती है, हर साइकिल में एक CO2 मॉलिक्यूल एंटर करता है, बट यहाँ पे मैं 3 CO2 मॉलिक्यूल्स ले रही हूँ, दैट मीन्स आई एम एक्चुअली शोइंग यू 3 लगातार साइकिल्स ऑफ डार्क रिएक्शन। ठीक है, अब देखो ज़रा यहाँ पे आपका जो एक जो मॉलिक्यूल जिससे हम स्टार्ट करते हैं, वही मॉलिक्यूल आपका एंड में जाके आपका रीजनरेट हो जाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है साइकिल। ठीक है, एंड C3 इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जो फर्स्ट प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज 3 कार्बन कंपाउंड, इसको बोलते हैं फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। नाउ CO2 किसके अंदर चिपक रहा है? RUBP के अंदर। तो प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल इज RUBP, राइबुलोज बिसफॉस्फेट। इट इज अ 5 कार्बन कंपाउंड। यहाँ पे मैंने 3 CO2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं और राइबुलोज बिसफॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल्स मैंने लिए हैं। तो ये 5 कार्बन कंपाउंड है, ध्यान से सुनना जरा, ये खुद एक 5 कार्बन कंपाउंड है और उसको मैं 3 बार ले रही हूँ, 3 गुना कर रही हूँ। तो कितने कार्बन यहाँ पे हो गए? आपका 15 कार्बन हो गए। एक राइबोलोज बिसफॉस्फेट के अंदर कितने कार्बन है? 5 कार्बन, और मैं कितने मॉलिक्यूल्स ले रही हूँ? 3 मॉलिक्यूल्स। तो कितने कार्बन हो गए? 15 कार्बन। यहाँ पे CO2 के मैं कितने मॉलिक्यूल्स ले रही हूँ? 3 ले रही हूँ, तो कितने कार्बन हो गए? 3 कार्बन। तो 15 कार्बन प्लस 3 कार्बन मतलब आपके 18 कार्बन वाला कंपाउंड बनना चाहिए। 18 कार्बन वाला कंपाउंड तो नहीं होता है, लेकिन हमारा जो पहला कंपाउंड बनता है वो एक 3 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, तो ये है 3 कार्बन कंपाउंड, लेकिन हमें कितने कार्बन जनरेट करने हैं? 18। तो 3 कार्बन कंपाउंड है, तो अगर हम इसको 3 कार्बन को 6 इसके मॉलिक्यूल्स ले ले तो कितने कार्बन बन जाएंगे? 18 कार्बन। तो हमारी जो बैलेंस इक्वेशन जो है हमारी बैलेंस हो गई। मैंने यहाँ पे 3C लिए, यहाँ पे मैंने 15C लिए, और यहाँ पे मैंने कितने कार्बन वाला कंपाउंड बनाया? 3 कार्बन वाला, लेकिन मैंने उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास 18 कार्बन आ गए। ठीक है, सो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन में कौन कौन से सबस्ट्रेट्स है? RUBP एंड CO2, और बन क्या रहा है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड विच इज अ 3 कार्बन कंपाउंड, इसलिए इसको C3 साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये कार्बोक्सिलेशन था। कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन जो होता है दैट इज कैटलाइज्ड बाय एन एंजाइम, वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम, दैट इज कॉल्ड एज रुबिस्को। ठीक है, आपके जो अर्थ पे मेजर जो आपके ऑर्गेनिजम्स है दे आर प्लांट्स, एंड प्लांट्स क्या करते हैं? उनकी सारे ग्रीन पार्ट्स के अंदर आपका फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है, डार्क रिएक्शन हो रहा होता है। सो रुबिस्को इज एन एंजाइम एंड ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स इन नेचर एक्सेप्ट राइबोजाइम। ठीक है, सो द मोस्ट abundant प्रोटीन in the entire universe is rubisco. The most abundant protein inside the human body is collagen. ठीक है, and the most abundant carbohydrate in the entire universe is cellulose, क्योंकि आपके plants जो है they are the major organisms of the earth. So first reaction is carboxylation that is catalyzed by an enzyme called as rubisco. ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है? CO2 एक्सेप्ट किया जा रहा है, एंड प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 इज RUBP। ठीक है, और हम 3 साइकिल्स शो कर रहे हैं। नाउ दिस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA दे आर कन्वर्टेड, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड मतलब एक फॉस्फेट तो इसके अंदर है ही, और हम इससे बना रहे हैं 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट, मतलब एक और फॉस्फेट अटैच कर रहे हैं। ठीक है, 6 मॉलिक्यूल्स थे, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है, तो इसके 6 मॉलिक्यूल्स थे, तो इसके भी 6 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या चाहिए हमें? 6 फॉस्फेट एक्स्ट्रा चाहिए, तो हम 6 ATP को यूज करेंगे और ADP में इसको कन्वर्ट करेंगे, और जो एडिशनल फॉस्फेट जो इसका जो निकला है वो हम यहाँ पे इसके अंदर डाल देंगे। तो 6 ATPs आर गेटिंग यूज्ड अप। यूज्ड अप क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें फॉस्फेट अटैच करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, जो ये ATP का जो 3 फॉस्फेट थे आपके, उसमें से हमने एक को हटा दिया, और ऐसे हमने 6 ATP लिए थे, तो 6 के थे, एक एक हटा दिए, तो एक एक 6 फॉस्फेट हमने इसके अंदर जोड़ दिए, और हमारे पास बचा क्या? 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइफॉस्फेट। ठीक है, अब ये 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइफॉस्फेट दे आर गेटिंग कन्वर्टेड अगेन इनटू अ 3 कार्बन कंपाउंड, तो हम 6 मॉलिक्यूल्स ही लेंगे ऑफ फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड। फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड इज बेसिकली व्हाट? ग्लिसरल डिहाइड
ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब आपको पता है कि आपका जो ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, देन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, देन फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, और फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट 2 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है, टूटता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का ही दूसरा नाम होता है फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। सो to synthesize one glucose molecules, how many glyceraldehyde molecules are required? 2 glyceraldehyde molecules are required because one glyceraldehyde molecule is 3 carbon compound, और glyceraldehyde का दूसरा नाम क्या है? phosphoglyceraldehyde। तो ये जो है ग्लूकोज सिंथेसिस के लिए चला जाता है, 6 में से 1 चला जाता है, ठीक है। उसके बाद कितने बचे? 5 मॉलिक्यूल्स बचे फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के, ठीक है। इसमें से आपके जो है फॉस्फेट जो है आपका फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड था, ये कन्वर्ट होगा आपका जो है ना, मतलब रीऑर्गेनाइज होता है इनटू 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबुलोज 5 फॉस्फेट, और ये राइबुलोज 5 फॉस्फेट बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। 3 मॉलिक्यूल्स थे तो बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक फॉस्फेट चाहिए, एक एटीपी चाहिए। 3 मॉलिक्यूल से 3 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, मतलब 3 एटीपीज आर रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे आपके 6 एटीपी यूज हो गए, यहाँ पे आपके 6 NADPH जो है यूज्ड अप हुए। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज रिडक्शन रिएक्शन, दिस इज कार्बोक्सिलेशन, दिस इज रिडक्शन। फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड तक ये जो बन रहा है ये आपके क्या है? रिडक्शन फेज है। एंड देन फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से राइबुलोज बिस फॉस्फेट तक जो बन रहा है, दिस इज रीजनरेशन फेज। सो योर साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 3 phases. फर्स्ट इज कार्बोक्सिलेशन, सेकेंड इज रिडक्शन एंड थर्ड इज रीजनरेशन। रीजनरेशन किसका हो रहा है? राइबुलोज बिस फॉस्फेट का हो रहा है, ठीक है। एंड ये 3 साइकिल्स मैंने शो करी है। यूजुअली आपका एक CO2 एक साइकिल में एंटर करता है जिसमें राइबुलोज बिसफॉस्फेट एक ही मॉलिक्यूल बनता है और वो रीजनरेट हो जाता है। लेकिन मैंने यहाँ पे 3 बनाए हैं जिससे कि मैं आपको शो कर सकूं कि 6 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बने, उनमें से एक चला जाता है ग्लूकोज फॉर्मेशन के अंदर, ठीक है। अब अगर इसकी बैलेंस शीट देखी जाए तो बैलेंस शीट देखने से पहले एक बार हम रिएक्शंस देख लेते हैं। कार्बोक्सिलेशन में क्या हो रहा है? राइबुलोज बिसफॉस्फेट जो है 3 molecules of ribulose bisphosphate plus 3 molecules of CO2, they are getting converted into 6 molecules of phosphoglyceric acid, ठीक है। Then प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 राइबुलोज बिसफॉस्फेट, एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है क्योंकि C4 साइकिल में आओगे वहां पे प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 अलग होगा, C3 साइकिल में प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 इज अलग। देन रिडक्शन, रिडक्शन फेज में क्या हो रहा है? 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड दे आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। एंड देन रीजनरेशन में क्या है कि 5 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि एक चला गया है ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए, इनमें से एक चला गया है ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए, बचे कितने? 5 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, दे आर रीजनरेटिंग इनटू 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबुलोज बिसफॉस्फेट, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में 3 मॉलिक्यूल्स लिए थे। दिस इज कॉल्ड एज रीजनरेशन ऑफ राइबुलोज बिसफॉस्फेट, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो 3 साइकिल्स के अंदर हमारे को क्या क्या चाहिए? 3 साइकिल्स के अंदर हमें 3 साइकिल्स हमने स्टार्ट करी थी ना, यहाँ पे 3 साइकिल्स के अंदर हमें 6 ATP चाहिए थे और यहाँ पे 3 ATP, मतलब 9 ATP एंड 6 NADPH, ठीक है। तो यहाँ पे 3 साइकिल्स में 9 ATP एंड 6 NADPH चाहिए। एंड 3 साइकिल्स में से सिर्फ एक फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड है जो कि ग्लूकोज फॉर्मेशन में जाता है। एंड आपको पता है ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए कितने फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड चाहिए? 2 चाहिए, मतलब हमें ये 6 साइकिल्स के बाद एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेगा। तो 6 साइकिल्स में हमारे कितने ATP और NADPH यूज्ड अप होंगे? 18 ATP एंड 12 NADPH, ठीक है। अब 18 ATP एंड 12 NADPH, अगर खाली नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रहा होता तो उसमें क्या होता है? एक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में
जितने एटीपी बनते हैं उतने ही NADPH बनते हैं। तो हमें अगर एटीपी चाहिए, हमें अगर 12 NADPH चाहिए तो हमारे पास 12 ही एटीपी बनते। तो हमारे पास क्या होता, 6 एटीपी का गैप हो जाता। ये 6 एटीपी के लिए अगर हम दोबारा से नॉन साइक्लिक करते तो 6 एटीपी के साथ 6 NADPH दोबारा बन जाते, ठीक है, और ये 6 NADPH वेस्ट चले जाते। तो हमने क्या किया, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी सीन में ले आए। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या हो रहा है, ओनली एटीपी जनरेट हो रहा है। तो 6 हमें एटीपी एडिशनल चाहिए, तो 6 बार साइक्लिक कर लो और 12 बार नॉन साइक्लिक कर लो। तो 12 बार नॉन साइक्लिक करने की वजह से आपके पास क्या आएगा, 12 एटीपी आ जाएंगे और 12 NADPH आ जाएंगे, और 6 साइक्लिक करने से 6 एटीपी आ जाएंगे। बन के कितना हो जाएगा, ये और ये बन के हो जाएगा 18 एटीपी और 12 NADPH, ठीक है। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितनी C3 साइकिल्स चाहिए, 6 C3 साइकिल्स चाहिए। कितने एटीपी चाहिए, 18 एटीपी। कितने NADPH चाहिए, 12 NADPH, ठीक है। 3 साइकिल्स जब करते हो तब जाके एक फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड आपका ग्लूकोज फॉर्मेशन में जाता है, और हमें 2 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड चाहिए जिससे कि ग्लूकोज फॉर्मेशन हो सके। इसलिए हम 3 को 2 गुना करके 6 साइकिल्स ऑफ C3 साइकिल करेंगे, और टोटल हमारे कितने मॉलिक्यूल्स कंज्यूम हो रहे हैं, इतने मॉलिक्यूल्स हमारे एनर्जी वाले कंज्यूम हो रहे हैं। तो 12 तो हमारे आ रहे हैं एटीपी और NADPH नॉन साइक्लिक से, और जो 6 बच गए वो आ रहे हैं हमारे साइक्लिक से। एंड C3 साइकिल को C3 क्यों बोला जाता है, बिकॉज पहला जो कंपाउंड है इस साइकिल का वो क्या है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, एंड इट इज अ 3 कार्बन कंपाउंड, एंड प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 इज राइबोलोज बिसफॉस्फेट। उसके बाद हम एटीपी सिंथेसिस कर चुके हैं। नाउ हमारे पास जो टॉपिक रह गया है आज का, फोटो रेस्पिरेशन एंड फोटो रेस्पिरेशन को हम C2 साइकिल कहते हैं, एंड देन फोटो रेस्पिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए C4 साइकिल की जाती है। सो ये नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे।